अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज हमारा हो गया लेक्चर नंबर 47 और सिक्योरिटी ऑपरेशंस डोमेन का लेक्चर नंबर 8 हो गया। ठीक है। और आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि हम लोगों को पता चल गया जी, अब हमारे पास जनाबे वाला इंट्रूजन डिटेक्शन प्लान है, इंट्रूजन रिस्पांस प्लान है हमारे पास। ठीक है, अब हम इंट्रूजन रिस्पांस प्लान बन गया हमारे पास। हमें पता है कि अगर इन केस ऑफ इंट्रूजन हो जाती है तो हमने क्या करना है। ठीक है, हम उसके लिए रेडी बैठे हैं। ठीक है, हमारे पास 24/7 मॉनिटरिंग है। हमें मॉनिटरिंग से अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा काम कब हो रहा है, कोई मिलीशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या नहीं। आज के टॉपिक में हमने प्रिवेंटिव मेजर्स देखने हैं कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकें, डिटेक्ट कर सकें या प्रिवेंट कर सकें अपनी कंपनी को अगेंस्ट एनी अटैक्स। ठीक है, थ्रेट कैन बी एनीथिंग। फ्लड थ्रेट हो सकता है, पावर फेलियर थ्रेट हो सकता है, वाटर लीकेज थ्रेट हो सकता है टूवर्ड्स माई अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्वर्स। ठीक है, थ्रेट हैक्स भी हो सकते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी डाटा या हमारे सिस्टम की या हमारे बिजनेस की कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटेग्रिटी को और अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करे। अगर बिजली कट होगी, अवेलेबिलिटी इफेक्ट होगी। ठीक है, अगर हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा बाहर लीक हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होगी। इंटेग्रिटी, किसी ने आके हमारे जो सॉफ्टवेयर कोड जो हम बनाते थे या गेम्स बनाते थे उस कोड के अंदर कोई ऐसी चीज़ बना दी जिसकी वजह से वो इफेक्ट कर दे तमाम यूज़र्स को जो हमारे कस्टमर्स हों, तो इंटेग्रिटी डिस्टर्ब होगी। और उसमें फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, कोई क्वांटिटेटिव है जिसे आप क्वांटिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वालिटी। ठीक है, टेंजिबल अनटेंजिबल एसेट्स जिसे हम कहते थे। ठीक है, अच्छा, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर हो गया। ठीक है, किसी ने कंपनी का डिस्ग्रंटल स्टाफ था, उसने कंपनी के जो मेमोज हैं या बोर्ड मीटिंग्स थी उसे उठाया बाहर फेंक दिया। ठीक है, या सोर्स कोड था उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, या हॉस्पिटल था, पेशेंट की इंफॉर्मेशन थी उठा के अपने ब्लॉग पे पेस्ट कर दी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, इंटरप्शन, थेफ्ट, ये सारी चीज़ें जो सी हैं हमारे इंट्रूजन में ही आती हैं। करप्शन, इम्प्रॉपर मॉडिफिकेशन के करप्ट कर दिया। हमारे पास जो डाटा बैकअप्स पड़े हुए थे, हमारा जो गेम कोड था या हमारा जो सॉफ्टवेयर का कोड था जो हमारे एप्पल ऐप स्टोर पे बहुत फेमस एप्लीकेशन थी, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो सी है उस कोड के अंदर कोई मिनी जो सा है वो मिलिशियस कोड डाल दिया। ठीक है, अभी पिछले दिनों, अब तो पिछले दिनों नहीं कह सकते, साल होने वाला है कि चाइना से जितनी एप्लीकेशंस आई थी उनमें से बहुत सारी के अंदर एक हिडन कोड था जो कि उस कंपनी की क्रिएटिव जो कंपनी थी जिन्होंने वो कोड बनाए हुए थे, वो एप्लीकेशन बनाई थी, उन्हें भी नहीं पता था ये मलिशियस कोड है। वो किसी को वैसे ही रिसर्च स्टडी के दौरान पता चला तो उसने फिर आइडेंटिफाई किया और उसने एक एप्लीकेशन नहीं 7-8 एप्लीकेशन आइडेंटिफाई की थी। ठीक है ना। और बहुत सारी कंपनीज ऐसे काम करती हैं कि भाई अगर लोगों के ऊपर स्पाई करना है, ठीक है, या किसी के ऊपर स्पाई करना है तो एक ऐसी एप्लीकेशन बना दो जो बहुत फेमस हो जाए और बिला वजह मुझे फ्री में बहुत सारी चीज़ें दे रही हो। ठीक है, तो बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ टू मेंटेन द इंटेग्रिटी प्रोटेक्शन। कि अगर आपके कोई चीज़ है, कोई सॉफ्टवेयर कोड है और या कोई आपकी बैकअप्स हैं तो आपकी उसकी इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए आपके पास जो ओवरऑल नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक टूल होता है विच इज़ कॉल्ड इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट कैन बी ए नेटवर्क इंट्रूजन और होस्ट बेस्ड इंट्रूजन। नॉर्मली नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होते हैं कि आपके नेटवर्क पे एज अ प्रोमिस्कियसली बैठे होते हैं। आपका ये नेटवर्क है और यहाँ से उन्होंने टैप लेके उनके पास जो है तमाम नेटवर्क के ट्रैफिक की एक एक कॉपी आ रही होती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जिसे हम टैप पोर्ट, मिरर पोर्ट, स्पैन पोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से वेंडर से आ रहे हैं। ठीक है, प्रोमिस्कियस मोड में बैठे होते हैं, कोई बीच में ट्रैफिक को इंटरफेरेंस नहीं करते। मगर इस तरह के सिस्टम को लगाने से आपको जो होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द नेटवर्क है वो वाजे हो जाती है कि आपके नेटवर्क में कैसी ट्रैफिक आ रही, कैसी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सिस्टम को 100% कोई भी चीज़ आपके, ये यहाँ याद रखें, मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपके नेटवर्क को 100% सिक्योर नहीं कर सकती। कोई सिक्योरिटी प्रोफेशनल बोर्ड के पास जाके ये नहीं कह सकता वी आर 100% सिक्योर। ठीक है, अगर किसी के पास सफिशिएंट मीन एंड मोटिव्स हैं वो आपके सिस्टम को क्रैक कर सकता है, फुल स्टॉप। नथिंग इज 100%। तो ये जो नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं ये आपको ओवरऑल आपके नेटवर्क पे जितने डाटा जा रहा है उसको उसको अंडरस्टैंड, उसको एनालाइज करने में मदद देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, कैपेसिटी प्लानिंग आ जाती है। ये ना हो कि आपकी ये जो पोर्ट है ये जो है 10 Mbps की हो और आपकी जो मेन ट्रैफिक है वो 10 Gbps की हो। ठीक है, तो ये सारी ट्रैफिक जो सी है आपके IDS सिस्टम को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा फिर नीड टू डिग डीपर
इनटू द पैकेट परफॉर्म अ डाटा एनालिसिस, तो उसने पैकेट को उठाता है, पैकेट को एनालाइज करता है और डाटा एनालिसिस करता है. व्हाट अबाउट द पैकेट दैट इज इनक्रिप्टेड? आपके पास बहुत सारे ऐसे पैकेट आते हैं जो इनक्रिप्टेड होते हैं. तो आजकल के जो मॉडर्न नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं उनमें कैपेबिलिटी है कि आपके डाटा पैकेट को डिक्रिप्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, फिर उन्हें दोबारा इनक्रिप्ट कर देते हैं और वापस वायर पे भेज देते हैं. ठीक है, सॉर्ट ऑफ आईपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, डिटेक्शन भी इंट्रूजन डिटेक्शन मोड में भी हो सकते हैं. ठीक है, पर मसला ये है कि अगर आप डिक्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो आपकी सीपीयू प्राइस, सीपीयू जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी जो बैंडविड्थ या थ्रूपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और थोड़ी सी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. ठीक है, IDS डिटेक्ट एन अनवांटेड कम्युनिकेशन स्ट्रीम एंड इज अनेबल टू परफॉर्म एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स. अच्छा, अब IDS जो से हैं उसमें एक कैपेबिलिटी ये होती है कि वो देख रहा है कि अगर मुझे अटैक आ रहा है x.y.z.e IP एड्रेस से, तो वो क्या करता है, जिस तरह उसको ये अटैक मिलता है तो वो क्या करता है, उस अटैक को बचाने के लिए आपकी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करता है और आपकी फायरवॉल में जाके एक ACL इंसर्ट कर देता है जो कहती है ब्लॉक दिस गाय. ठीक है, अपेरेंटली बहुत अच्छा सोल्यूशन है. क्या आप लोग करते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है. अच्छा, इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं. ठीक है, नॉर्मली ये तो एक सेकंड फेज आ जाती है. उससे पहले वो क्या करता है, TCP रीसेट फेंक देता है. ठीक है, TCP रीसेट कर देता है रिमोट एंड पे, या उस IP एड्रेस को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं IDS के पास. अच्छा, इसी तरह जिस तरह नेटवर्क IDS है उसी तरह आपके पास होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है. एक्चुअली ये जो इमेज है ना, ये मैंने कहीं और लगाने के लिए यूज़ किया था, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ये इमेज मेरे ख्याल में उस स्लाइड पे नहीं लगा हुआ. ठीक है, ये बग जो सा है, किसी कोड के अंदर से किसी बग को डिटेक्ट करना. ठीक है, जब हम डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग देखेंगे उसमें है, हमने हल्का सा वो टॉपिक को टच करना है. अच्छा, अगला टॉपिक आ गया होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर कभी भी कोई हैकर आता है आपके नेटवर्क में तो आपका जो सा है एंड पॉइंट को वो कंप्रोमाइज़ करता है. तो नॉर्मली जो नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन है उसको एंड पॉइंट के ऊपर उतनी विजिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए बहुत सारी कंपनी ने होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स भी निकाले. ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे बैठे होते हैं और एनालाइज करते हैं, उन्हें होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं. आजकल उन्हें एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के नाम से याद किया जाता है. मोस्टली वो हिट्स टाइप की ही चीज़ें हैं. ठीक है, बल्कि हिप्स कहना चाहिए. ठीक है, IDS एनालिसिस इंजन मेथड. IDS एनालाइज किसका करता है, उसके पास पैटर्न बेस IDS है जिसमें डेटाबेस है थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, सिग्नेचर की, जिस तरह हमारे एंटीवायरस में होता है. और उस जो से डेटाबेस है उससे वो देखता है कि पैटर्न मैच हो रहा है तो उसे कवर कर लेता है. अब मसला ये ड्रॉबैक ऑफ पैटर्न मैचिंग, आप सबको पता है सिग्नेचर बेस्ड चीज़ों के क्या एबनॉर्मेलिटी, क्या मसला है कि वो इजीली अवेड हो जाते हैं. ठीक है, मगर ये बहुत सारे लोग कहते आ रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप एंटीवायरस इंस्टॉल करना छोड़ दें या IDS इंस्टॉल करना छोड़ दें, क्योंकि जो बेसिक अगर 5000 अटैक्स हैं आपके पास तो 4599 अटैक्स को इन्हीं सिग्नेचर बेस्ड नहीं आपसे को प्रोटेक्ट करवाना है. ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए जो तकरीबन 401 अटैक्स हैं उनसे बचने के लिए आप कोई और टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेंगे. आप वो एडवांस टेक्नोलॉजी इन 4599 अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए नहीं करेंगे. ठीक है, इसके लिए इसी तरह की बेसिक एडवांस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे या एंटीवायरसेस यूज़ करेंगे. ठीक है, अच्छा, अब इससे पैटर्न बेस के अल्टरनेटिव क्या है. अल्टरनेटिव ये है कि एनॉमली डिटेक्शन किया जाए. ठीक है, कि एनॉमली क्या हो सकती है, एबनॉर्मेलिटी देखी जाए आपके पैटर्न के अंदर या आपके बिहेवियर के अंदर के मल्टीपल फेल लॉगिन अटैम्प्ट्स हो गए. यूज़र जो सा है 5 मिनट पहले जापान से लॉगिन हो रहा है और अब जो सा है वो कराची से लॉगिन हो रहा है 15 मिनट बाद, ये तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, यूज़र लॉगिन इन स्ट्रेंज आवर, रात को रोज़ 12 बजे लॉगिन होता है और 8 घंटे का सेशन रन करता है. ठीक है, ट्रस्ट मी दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन टू नो. अनएक्सप्लेन चेंजेस टू द सिस्टम क्लॉक, कोई चीज़ ट्रैश कैन से चल रही है, एरर मैसेजेस अजीबोगरीब से आ रहे हैं, कोई ईमेल आई है और ईमेल के बाद एंटीवायरस की अलर्ट आई है और उसके बाद जो सा है किसी के AD लॉगिन जो सा है वो यूज़ होना शुरू हो गया है. ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये आपकी जो से हैं इंडिकेटर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं पैटर्न्स या एनॉमली डिटेक्शन. ठीक है, अच्छा, उसके बाद होता है स्टेटफुल मैचिंग इंट्रूजन डिटेक्शन. ठीक है, स्टेटफुल मैचिंग ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन क्या, इसी तरह जैसा पैटर्न मैचिंग है, नेक्स्ट लेवल ऑफ पैटर्न मैचिंग है जिसमें सिग्नेचर को पे ही रिलाई कर रहा होता है मगर एक पैकेट को नहीं देख रहा होता, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को देख रहा होता है. स्ट्रीम ऑफ डाटा कि स्ट्रीम ऑफ डाटा जो सी है वो 15 डिफरेंट IP एड्रेसेस से आ रही है मगर सेम सिग्नेचर को अटैक करी तो मैं उसको
ओवरऑल को ही कंबाइन करके अंडरस्टैंड करूंगा कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई मुझे डॉस अटैक करने की कोशिश कर रहा है, क्या मेरे पे कोई डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने की कोशिश कर रहा है, क्या सारे लोग मेरे कोपन्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोपन्स कह रहे हैं, टोकन्स को, ठीक है। अब उसके बाद एक और टाइप ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन आ जाती है, इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एनॉमली बेस्ड डिटेक्शन, ठीक है। प्रिडिक्ट द ट्रैफिक प्रोफाइल्स इन एन एफर्ट टू फाइंड अ पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच, के ट्रैफिक पैटर्न जो सा है उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। फिर जो सा है प्रिडिक्ट करता है कि नॉर्मल पैटर्न क्या है और एबनॉर्मल पैटर्न क्या है। से फॉर एग्जांपल उसकी मैं बहुत कॉमन एग्जांपल लेता होता हूँ कि हर बंदा जो सा आईटी प्रोफेशनल रोज़ सुबह लॉगिन हो के जो सा ईमेल चेक करता है और उसके बाद जो सा अपना जीमेल का अकाउंट लॉगिन करता है, ठीक है, और या गूगल की सर्च करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर कोई एक बंदा सुबह लॉगिन हो और उसके बाद आते साथ कमांड प्रॉम्प्ट खोले, पावर शेल खोले और उसके बाद जो सा है अपने सिस्टम के ऊपर VMware या वर्चुअल बॉक्स लोड करे और उसमें काली लिनक्स लोड कर ले, ठीक है, ठीक है, ये बैक ट्रैक लोड कर ले, तो आप उसको क्या कैसा बिहेवियर समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो से ये स्टैटिस्टिकल एनॉमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप जो सा है वो है प्रोटोकॉल एनॉमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन। ये IDS के अंदर ही सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर जो सा है वो डेविएट फ्रॉम एक्सपेक्टेड बिहेवियर बेस्ड ऑन द नेटवर्क प्रोटोकॉल की। अगर नेटवर्क प्रोटोकॉल का ये बिहेवियर है तो ये स्लाइटली चेंज हुआ, तो ये क्यों हो रहा है। HTTP की जो कमांड प्रॉम्प्ट हेडर के अंदर जो सा HTTP कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, HTTP का जो हेडर है उसके अंदर HTTP 1.1/0 आ जा रहा था, तो अब क्या आ जा रहा है, और TCP सिंक की जगह सिंक एक और रीसेट, सिंक एक रीसेट हो रहे हैं बहुत सारे, तो क्यों हो रहा है ये, ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि ये दोनों जो टाइप्स हैं इनके अंदर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा डाटा होता है, ठीक है, और स्टैटिस्टिकल एनॉमली के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, जिसे कुछ लोग कुछ हद तक UBA भी कहते हैं, यूज़र बिहेवियर एनालिसिस भी कहते हैं, इस फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है उसकी नेचर चेंज हो सकती है, या फॉल्स पॉजिटिव्स होते हैं इन सिस्टम्स में। अगर कोई आपको ऐसे ऐसे सिस्टम सेल करता है और उसमें फॉल्स पॉजिटिव नहीं होते, तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो द नेम ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक एनॉमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन की, अगर आपके पास ट्रैफिक है तो ट्रैफिक के हिसाब से वो देख के बताता है कि ये ट्रैफिक जो है हर बंदा जो है रोज़ जो है 5 GB की ट्रैफिक यूज़ करता है, इसने सुबह से आके 8 बजे से ले के 9 बजे तक, ठीक है, 32 GB डाटा जो है वो गूगल पे अपलोड किया है, गूगल बेस पे अपलोड किया है, ठीक है। स्लाइटली सस्पिशियस, स्लाइटली नहीं, अच्छा खासा सस्पिशियस, 32 GB का डाटा क्यों जा रहा है अपलोड, ठीक है। और इस पूरे बिहेवियर को अगर आप बहुत अरसा पीछे से देखे जाएँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो सा है जॉब सर्च कर रहा था, ठीक है, लिंक्डइन पे इसकी एक्टिविटी बहुत हो गई थी, फिर पिछले 4 दिन से इसने 2 दिन जो सा है वो सिक लीव ली थी, ठीक है। आपको पता चल रहा है कुछ 48 घंटे के अंदर अंदर इसने जॉब नोटिस दे देना है, ठीक है। अगर आप और भी उससे पीछे जाना शुरू करें तो जी इसकी परफॉर्मेंस जो सी है रिपोर्ट निकालें तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे जा रही थी, ठीक है। पहले फेयर था, फिर बैड हुआ, फिर पुअर परफॉर्मेंस हुई, फिर इसके मैनेजर के साथ 2 दफ़ा आर्ग्यूमेंट हुए, फिर इसने काफ़ी सारी सिक लीव लेनी शुरू कर दी, ठीक है। अब इसने जॉब सर्चिंग की, लिनक्स, ये 32 GB डाटा, ये कंपनी का कोई डाटा लेके जा रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये अब एनॉमली बेस्ड बिहेवियर डिटेक्शन है, डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉय लग रहा है ये। ऑटोमेटेड इंट्रूजन रिस्पॉन्स टाइज टू द IDS, ठीक है। ऑटोमेटेड इंट्रूजन रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। इंजेक्ट अ रूल इनटू द फायरवॉल टू स्टॉप अटैक सीम लॉजिकल, ठीक है। कितने लोग करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने एक जगह डेमो लिया, ये बहुत अरसा पहले की बात है, जब सिस्को का कोई टेक्नोलॉजी आई थी मार्स टाइप की, ठीक है। और उसमें मसला ये था कि अगर वो कोई चीज़ डिटेक्ट करता था तो हम वो जाके अपनी फायरवॉल के अंदर सिस्को की ASA या पिक्स के अंदर जाके एक ACL लिख देता था इस यूज़र को ब्लॉक करने की। अब मसला ये होता था कि अगर यहाँ पे एक मलिशियस बंदा बैठा हुआ है तो वो अपना IP एड्रेस प्रूफ कर करके जितने सर्वर्स हैं उन सब के IP एड्रेस से बैड ट्रैफिक भेजना शुरू कर दे, तो क्या होगा, फायरवॉल पे तमाम सर्वर्स का जो सबनेट है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब सर्वर का सबनेट ब्लॉक हो गया तो अवेलेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इंजेक्ट अ रूल इन अ फायरवॉल टू स्टॉप एन अटैक। अच्छा, अलर्ट फ्रॉम एन IDS दैट टेम्परेरीली डिसेबल अ यूज़र अकाउंट, ठीक है, कि अगर एक यूज़र की एक्टिविटी है हम उसका अकाउंट डिसेबल कर दें थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट्स के लिए, 50 मिनट्स के लिए, दैट सीम्स इंटरेस्टिंग, ठीक है। कुछ सिस्टम्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है। माइक्रोसॉफ्ट ने अब जो सी है
एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो निकाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही हैं, विंडोज़ 10 के अंदर ऐड होके आ रहे हैं, ठीक है, डिफेंडर कैपेबिलिटी, उनको किसी तरह टाई अप किया जा सकता है इस तरह की चीज़ों से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अलार्म्स एंड सिग्नल्स के इंट्रूजन डिटेक्शन या इंट्रूजन रिस्पॉन्स सिस्टम जो सा है, ठीक है, IDS या IPS, उसके उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सेंसर जो डिटेक्ट करता है, ठीक है, जो डिटेक्ट करता है कि भाई कोई अलर्ट क्रिएट होगी, कोई मिलिशियस एक्टिविटी होगी, या कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन एक मैकेनिज्म है, हैंडलिंग अलर्ट, ईमेल कर देगा, पेजर कर देगा, सॉर्ट ऑफ। एनंसिएटर जो सा है वो रिले सिस्टम होता है, ठीक है, लाजमी नहीं कि आप उसको इसी नाम से याद करें, सेंसर कंट्रोल सेंसर, सेंसर और कमांड एंड कंट्रोल होता है। रिले सिस्टम होता है जो लोकली अलर्ट जनरेट करता है, फिर रिमोटली भी होता है, और कौन से बिजनेस फंक्शन फॉलो करने हैं, ठीक ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने बताना है कि जी ये पासवर्ड डेटाबेस कंप्रोमाइज़ होगी और उसकी ईमेल अलर्ट बना के सीसो को भेजना शुरू कर देता है या सॉक को भेजना शुरू कर देता है, तो वो ईमेल जो सी जानी है वो कैसे जानी है, ठीक है, क्या वो इनक्रिप्टेड ईमेल जानी चाहिए या अनइनक्रिप्टेड जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद IDS मैनेजमेंट जो सा है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि आपके एनवायरनमेंट में हो क्या कुछ रहा, ठीक है। IDS, और उसके बाद आप लोगों ने ये भी मेक श्योर करना होता है कि IDS इटसेल्फ जो सा है वो वल्नरेबल तो नहीं है डायरेक्ट अटैक से, क्योंकि ये वो वाहिद बंदा है आपका कंपनी का या आपकी कंपनी का सिस्टम में जो सिक्योरिटी सिस्टम सारे के सारे के बारे में यही कहा जाता है जो किसी वल्नरेबिलिटी से, मुझे बालातर नहीं मैं यूज़ करना चाह रहा, जो वल्नरेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, जो लीस्ट वल्नरेबल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, वो आपकी सिक्योरिटी है, क्योंकि वो अगर कंप्रोमाइज़ होगी तो फिर आपको आपका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा हो सकता है, फिर आपके पास से जो हैकर है वो अनडिटेक्टेड जा सकता है, ठीक है। तो वो किसी डायरेक्ट अटैक की जो सी है वो लाइन ऑफ साइट में ना हो, ठीक है। अच्छा, व्हाट रियली हैपन्स, ये मुझे नहीं पता, मैं वैसे काफ़ी दिनों से मैं कोई पता नहीं कुछ सर्च कर रहा था तो वो मुझे ये इमेज मिला, मैंने कहा यार ये जो है ना ये उर्दू IT अकेडमी के लेक्चर पे डालेंगे, ठीक है। क्रिप्टो नर्ड थिंग्स द लैपटॉप जो सा इनक्रिप्ट है, $1 मिलियन क्लस्टर बाय करते हैं और उसको डिक्रिप्ट करते हैं, मगर एक्चुअली क्या होता है ये होता है, ठीक है। वीडियो पास करें, जोक देखें, समझे, इंजॉय करें, हंसे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। स्पैम। अच्छा, अगला टॉपिक आ जाता है स्पैम्स का, वाइट लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग, ग्रे लिस्टिंग। आप में सब लोगों को पता है कि कौन सी वाइट लिस्टेड डोमेन्स होती है, ब्लैक लिस्टेड डोमेन और ग्रे लिस्ट जब आपके पास ईमेल आती हैं, और मोस्टली सोशल इंजीनियरिंग का जो एस्पेक्ट है टूवर्ड्स द हैक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, दैट इज़ द मेन एंट्री पॉइंट टू योर नेटवर्क, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट, ठीक है। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सी है वो ईमेल सिस्टम है। हर बंदा, आप में अब दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके पास एक ईमेल एड्रेस हो, बल्कि हर एक बंदे के पास मिनिमम 2 ईमेल एड्रेसेस होंगे, ठीक है। तो वाइट लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग और ग्रे लिस्टिंग के, वाइट लिस्ट ऐसी डोमेन्स होती है जिन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं, ब्लैक लिस्ट वो होती है जिसके एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रे लिस्ट जो स्लाइटली सस्पिशियस होती है, हम उन्हें क्वारंटीन में रखते हैं और क्वारंटीन के बाद उन्हें चॉप कर देते हैं, ठीक है। स्पैम हाउस एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, अब तो वो बहुत फेमस जो सी है ब्रांड बन गया है, ठीक है, और इस बीइंग बैकड अप, अभी भी ये जो सा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है। तकरीबन 17-18 साल हो गए इसको, और इनको जो सा है हर टाइप की ईमेल एड्रेसेस की आइडिया है, और ये मल्टीपल ब्लॉक लिस्ट चलाते हैं, ठीक है। स्पैम हाउस ब्लॉक लिस्ट, एक्सप्लॉइट ब्लॉक लिस्ट, पॉलिसी ब्लॉक लिस्ट, डोमेन ब्लॉक लिस्ट के कौन कौन सी डोमेन ब्लॉक लिस्ट है, बल्कि मैंने रिसेंटली रजिस्टर ऑफ अननोन स्पैम ऑपरेटर्स के, रजिस्टर ऑफ नॉन स्पैम ऑपरेटर के, कौन कौन से ऑपरेटर्स के पास स्पैम सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी ब्लैक लिस्टिंग। और उसके बाद क्या होता है कि आप किसी कंपनी का स्पैम फिल्टरिंग अप्लायंस या प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल सिस्को की आयरन पोर्ट है, माइम कॉस्ट है, इस तरह की, तो वो एक्चुअली इन लोगों के पास एक लिस्ट ले रही होती है ऑफ ऑल द मेलिशियस यूज़र। अगर आपके ईमेल एड्रेस या मेल सर्वर जो सा है इस स्पैम ब्लॉक लिस्ट का पार्ट बन जाता है, तो आपकी ईमेल जो सी है बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंचेगी। और अगर आप एक मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं अपनी एक प्रोडक्ट सेल करने की, और आपका मेल सर्वर कंप्रोमाइज़ है, तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो आइडियली आपके मेल एक्सचेंज सर्वर को आइडिया होना चाहिए कि अगर आप ब्लॉक लिस्ट में आ जाते हैं तो आप ब्लॉक लिस्ट रिमूवल का प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है आप ब्लॉक लिस्ट में हैं, आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए सर्च है ब्लॉक लिस्ट सर्च, ठीक है। और अगर आप ब्लॉक लिस्ट में आ चुके हैं तो फिर आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्पैमर, स्पैम प्रोटेक्शन फ़िल्टर जो से हैं वो आपको कंसिडर कर रहे हैं ब्लॉक लिस्ट, क्योंकि बहुत सारी ब्लॉक लिस्ट हैं ग्लोबली ईमेल से रिलेटेड। और स्पैम हाउस मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा टॉप पे मोस्ट ट्रस्टेड है। मेरे ख्याल में अभी तक दुनिया में कोई ऐसा स्पैम फिल्टर नहीं होगा जो स्पैम हाउस से लिस्ट नहीं लेता होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है
तीन चार और टॉपिक्स जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। वन इज़ कॉल्ड सैंड बॉक्सिंग, जो आजकल हर नेटवर्क का लाजमी जुज़ बन चुकी है। सैंड बॉक्सिंग, जिस तरह मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, सैंड बॉक्सिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड की है तो आप उस फाइल को एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद पड़े तो मैंने पिछले कुछ अर्सा पहले आपको सैंड बॉक्स की एक एग्जांपल भी दी थी ब्लू रेज की ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो सैंड बॉक्स एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप उस मेलिशियस चीज़ को रन करने देते हैं। ठीक है, और नेटवर्क सैंड बॉक्स एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट बन चुकी है, अब तकरीबन हर नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, ये एक नया ट्रेंड है फॉर न्यू सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर्स टू हैव अ सैंड बॉक्सिंग एनवायरनमेंट विद इन देयर नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में जहाँ एंट्री और एग्जिट का पॉइंट है वहाँ पर आप नॉर्मली सैंड बॉक्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आइदर दैट कैन बी अ मेल एक्सचेंज सर्विसेज और आइदर इट कैन बी योर फायरवॉल। ठीक है, उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आई है विच इज़ कॉल्ड डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, जिसे हम डैस्ट कहते हैं। ठीक है, कि आपकी एप्लीकेशन जो आप लोगों ने डेवलप की है उसकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जाए और उसकी लॉजिक फ्लोज और उसके बिहेवियर्स को देख के अंडरस्टैंड किया जाए कि यार ये एप्लीकेशन प्रॉपरली डेवलप हुई है या नहीं। इसके लिए मैंने एक आउट ऑफ द बुक एक स्लाइड बनाई है अगली, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज टूल्स दे रही हैं, मगर उसके अंदर बहुत बड़े मसले आ रहे हैं। कुछ कंपनीज जो सी हैं वो एज अ क्लाउड सर्विसेज देते हैं, और आप एक कंपनी हो जो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, आप वो सॉफ्टवेयर कोड इन द क्लाउड नहीं रखोगे। ठीक है, इसी तरह स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग है, मगर डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग इज़ अ की थिंग कि एप्लीकेशन रन हो रही है। स्टैटिक एप्लीकेशन टेस्टिंग क्या हो सकती है कि आपका डेवलपर कोड बना रहा है और दूसरा डेवलपर उस कोड को रिव्यू कर रहा है। ठीक है, बगैर विदाउट रनिंग दैट एप्लीकेशन। ठीक है, मगर डायनेमिक एप्लीकेशन टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, आपको एप्लीकेशन टेस्टिंग का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, एप्लीकेशन कोड का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कोड के अंदर क्या हो रहा है। आपके पास एग्जीक्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर एक एप्लीकेशन पड़ी है और आप उसको एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म आ जाती है हनी पॉट। अब तक जिधर तक हम पहुंच चुके हैं, आई होप आपको अंदाज़ा होगा कि हनी पॉट क्या होते हैं। ठीक है, हनी पॉट एक ऐसा सिस्टम होता है जो वल्नरेबल होता है। ठीक है, और आपके नेटवर्क में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, नॉर्मली आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में। अगर आपको हनी पॉट की डिप्लॉयमेंट का आइडिया नहीं है तो ट्रस्ट मी, आप यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपने प्रॉपरली हनी पॉट सेटअप नहीं किया, हनी पॉट वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, उसके साथ आपका नेटवर्क भी कंप्रोमाइज़ होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मैंने 2 PhD के स्टूडेंट्स के साथ ये हनी पॉट का प्रोजेक्ट किया हुआ है, और ड्राइव बाय डाउनलोड हमारी मेन रिसर्च टॉपिक था, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि दैट्स नॉट एन ईजी थिंग। और हमारे पास 3-4 एग्जांपल ऐसी भी थी जिसमें लोगों ने बग़ैर जाने बग़ैर समझे हनी पॉट को या हनी नेट को हनी फॉर्म डिप्लाई किया, और दे एंड अप कंप्रोमाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, गेटिंग कंप्रोमाइज। सो 2 और मोर हनी पॉट्स जो से आप डिप्लॉय कर दें, ठीक है, तो वो हनी नेट कहलाता है। हनी फॉर्म इज़ अ सेंट्रलाइज कनेक्शन ऑफ हनी पॉट्स एंड एनालिसिस टूल। ठीक है, अगर आप हनी नेट या हनी पॉट रिसर्च लिखेंगे तो वहाँ पर एक ग्लोबल रिसर्च फॉर्म है जिसको गूगल भी स्पॉन्सर करती है, और उसमें बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ के जो लड़के हैं वो रिसर्च करने आते हैं। इट्स रियली इंटरेस्टिंग रिसोर्स। अगर आप उसको यूज़ करना चाहें, उसमें बहुत सारे एट द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी बहुत सारे टूल्स मार्केट के अंदर आते हैं जो आप लोग ओपन सोर्स टूल्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हनी पॉट या हनी नेट। अगर आप में से कुछ लोग MCS BCS PhD कर रहे हैं तो हनी पॉट एंड हनी नेट इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विद। इट कैन बी योर रिसर्चिंग एंड रिसर्च स्टफ। डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? हार्ट ब्लीड का आप सबको पता है। ठीक है, और कॉमन वीकनेस एन्यूमरेशन मेरे ख्याल में होता है CWE हार्ट ब्लीड was vulnerable to this is some sort of a Russian thing। ठीक है, CWE20 improper input validation, process control नहीं हुआ था, out of bound read कर रहा था, और CWE130 improper handling of length parameter inconsistency। अगर इस जो भी प्रोडक्ट हार्ट ब्लीड वल्नरेबल थी, अगर उसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता, डायनेमिकली टेस्ट किया जाता, तो वो इन 4 वल्नरेबिलिटी से खुद ब खुद ही पकड़ी जाती। और CWE220 टॉप 20 CWE में तो वैसे ही आ जाता था, इन प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन, आउट ऑफ बाउंड रीड भी हो रहा था। ठीक है, तो ये जो चीज़ है डायनेमिक एप्लीकेशन टेस्टिंग इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, और आजकल नॉर्म बन गया है कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं यू गेट इट डैश टेस्टेड। ठीक है,
कुछ कंपनीज एज अ टूल यूज़ करते हैं, मोस्टली डेस्ट इज़ लाइक अ टूल टाइप थिंग, मगर बहुत सारी कंपनी आपको सेल करती हैं एज अ सर्विस। ठीक है, आपकी ये एप्लीकेशन है, हम इसको डायनेमिकली टेस्ट करेंगे, इस पार्ट ऑफ अ क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोसेस बन गया आप। ठीक है, तो जनाब वाला आज हमने जौन सा है अपना इतना पार्ट कर लिया है। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें। आज काफ़ी ज़्यादा हो गया, मुझे लग रहा है कि लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया। अभी इसके अंदर मैंने जौन सा है हनी पॉट या हनी नेट के जो से डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम और उनकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी थी बुक में, उनको बिल्कुल टच नहीं किया। अब बुक खोलेंगे आपको वो मिल जाएंगी। डेस्ट के अंदर थोड़ी सी 2-4 चीज़ें और उन्होंने बताई हुई है। सैंड बॉक्सिंग में को मेरे ख्याल में हमने कवर कर लिया है, तो काफ़ी कुछ कवर किया आज हमने। अनऑथराइज डिस्क्लोजर, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन, वाइट लिस्टिंग, स्पैम हॉज, थर्ड पार्टी सर्विसेज, सैंड बॉक्सिंग, एंटी मेलवेयर, हनी पॉट, हनी नेट, सारा कुछ हो गया। ठीक है, तो क्विज इंजन आपको पता है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।